हेमंत और शिशिर में मध्यम पड़ी सूरज की स्वर्णिम आभा फिर से चमक उठती है। यह है बसंत ऋतु का आगमन, जिस पर स्वयं दिनकर अपनी पीतांबरी पूरी प्रकृति पर बिछा देते हैं। आयुर्वेद में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये ऋतु बहुत महत्वपूर्ण है। बसंत ऋतु जाड़े और गर्मी के बीच संतुलन बनाने वाला मौसम है, ताकि आप जाड़े से गर्मी के परिवर्तन को सहन कर सकें। यह है प्रकृति की व्यवस्था। तो जैसा कि अभी आपने सुना, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बसंत ऋतु में कौन से ऐसे नियम हैं जो आपको हेल्दी रखने में आपकी मदद करते हैं, जिनको आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो ही आप अपनी मदद कर सकते हैं, अपने शरीर की मदद कर सकते हैं, उसको रोगों से दूर कर सकते हैं, अपने अपनों की मदद कर सकते हैं, उनको स्वस्थ बना के रख सकते हैं। इसका बहुत ही सुंदर लाजवाब डिस्क्रिप्शन आपको आयुर्वेद में मिलता है। बहुत अच्छी तरीके से हर ऋतु के अनुसार बताया गया है कि आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि बसंत के ऋतु में आपके शरीर में कौन से दोष बढ़ते हैं, कौन सी बीमारियां होने की संभावना रहती है, किन रसों का सेवन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो पूरी तरीके से आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगी आज के इस वीडियो में। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, पसंद आ जाए तो जानकारी को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करें। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत भारत की 6 ऋतुएं और हर ऋतु 2 माह की होती है। चैत्र और वैसाख यानी कि मार्च और अप्रैल ये महीना होता है वसंत ऋतु का। आयुर्वेद में कहा गया है कि हेमंत और शिशिर यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के जो महीने होते हैं उसमें आपके शरीर में कफ जमा हो जाता है, और वसंत ऋतु में जब सूर्य का ताप बढ़ता है तब ये जो जमा हुआ कफ है सूर्य के किरणों से पिघल जाता है और फिर आपके शरीर में कफ का प्रकोप होता है, यानी कफ बढ़ जाता है और तरह तरह की कफ से होने वाली बीमारियां होती हैं। कुछ संभावित रोगों की बात की जाए तो प्रमुख रूप से आपको श्वास की यानी कि सांस की परेशानी हो सकती है, दमा, खांसी, बदन दर्द, बुखार, कब्ज, पेट दर्द और वायरल इन्फेक्शंस तरह तरह के आपको हो सकते हैं। इस ऋतु में हमारे शरीर में कफ का प्रकोप हो जाता है, यानी कि कफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बढ़ा हुआ कफ हमारे पाचकाग्नि को यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर को डायरेक्ट असर करता है। करता यह है कि हमारी डाइजेस्टिव फायर जो है, पाचकाग्नि जो है वो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से खाया हुआ अनाज, खाया हुआ अन्न, खाया हुआ भोजन ठीक से पचता नहीं है। और जब ठीक से आपका खाया हुआ भोजन नहीं पचेगा तो ये शरीर में आम विष का निर्माण करता है, जिसे हम टॉक्सिन्स कहते हैं, जो स्टिकी नेचर के होते हैं, और ये आपके शरीर में जगह जगह जाके अक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। और यही टॉक्सिन्स अगर शरीर से बाहर नहीं निकलते हैं तो जिस जिस स्थान पर, जिस जिस जगह पर आपके शरीर पर, जिस जिस ऑर्गन में ये जाके एक्यूमुलेट होते हैं, वहाँ वहाँ तरह तरह की बीमारियाँ पैदा करते हैं। ये तो अलग चीज़ हो गई। बढ़ा हुआ कफ जो है वो किस तरीके की बीमारियां पैदा करता है वो भी आप जान लीजिए। बढ़ा हुआ ये कफ आपके शरीर में कई तरीके की बीमारियां आपको देता है। जैसे कि स्किन डिजीज़ की बात कर लें तो बहुत ज़्यादा ये कफ के बढ़ जाने की वजह से होती हैं, जैसे कि खुजली हो जाना, फोड़े फुंसी वगैरह होना, और भी स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो बढ़े हुए कफ की वजह से होती हैं। बढ़े हुए कफ की वजह से ही आपको बार बार सर्दी जुकाम इस मौसम में हो सकता है। दमा की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो वो बढ़ सकती है, या फिर आपको दमा की प्रॉब्लम हो भी सकती है इस बढ़े हुए कफ की वजह से। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की परेशानियाँ आपको हो सकती हैं अगर आपके शरीर में कफ बढ़ जाता है। आपको बहुत ज़्यादा आलस महसूस होगा, आपको भूख नहीं महसूस होगी, आपका हाजमा नहीं ठीक होगा, यानी कि खाना जो आपने खाया है वो ठीक से पचेगा नहीं, शरीर में भारीपन महसूस होगा, हमेशा ऐसा महसूस होगा कि बस हम सोते रहें। ये सारी चीज़ें होती हैं जब शरीर में कफ बढ़ जाता है, जो कि इस ऋतु में होना स्वाभाविक है। अभी जो करंट सिनेरियो है जिसमें हम एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें भी अभी के मौसम में इन्फेक्शंस होने के ख़तरे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है
उन बातों का ध्यान देना जो अभी आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, जिसको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप बहुत हद तक इससे अपने आप को बचा सकते हैं। ये प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है जो आप फॉलो कर सकते हैं और इस मौसम में होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मौसम में कौन से रसों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसे रस बताए गए हैं जिनको आपको सीजन्स के अनुसार अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए और जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर मौसम में बढ़ने वाले दोष से आप अपने आप को बचा सकते हैं। उस दोष के बढ़ने से जो बीमारियां होने वाली हैं उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो बात अगर करें वसंत ऋतु की, तो आपको अपने डाइट में जो रस शामिल करने चाहिए वो है कटु, तिक्त और कषाय। कटु यानी कि कड़वा, तीखा यानी कि तिक्त और कषैला यानी कि एस्ट्रिंजेंट कषाय जो रस होता है, कसैला जिसे हम कहते हैं, इन तीनों रसों का सेवन आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि ये तीनों रस जो होते हैं वो कफ शामक होते हैं, बढ़े हुए कफ को बैलेंस अवस्था में ले आते हैं, कम कर देते हैं। हल्दी, अजवाइन, हरड़, पिपली, करेला, नीम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो रस मौजूद होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से आपके शरीर में बढ़ा हुआ कफ जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा। तो आपको ज़रूर इनका सेवन करना चाहिए। इस सीज़न में जो वेजिटेबल्स मिलती हैं, जो हरी सब्जियां मिलती हैं, उनको अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। सरसों, मेथी, पालक, बथुआ, धनिया, गन्ने का रस, सिरका, गाजर, मूली, ये सारी चीज़ें इस मौसम में उपयोग करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस मौसम के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। कहा गया है कि आपको पुराने अनाज का सेवन करना चाहिए। पुराना अनाज जो होता है उसमें कफ के जो भी गुण होते हैं वो समय के साथ साथ कम हो जाते हैं और जो नया अनाज होता है वो कफ को बढ़ा देता है। उसमें कफ कारक जो गुण होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। अगर आपके पास पुराना अनाज नहीं है तो आपके पास जो भी अनाज है मौजूद जिसको आप यूज़ करने वाले हैं, आप उसको एक बार ड्राई रोस्ट ज़रूर कर लें, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें तो उसके कफ को बढ़ाने वाले जो गुण होते हैं वो कुछ कम हो जाते हैं। 1 साल पुराने अनाज का इस्तेमाल करने के लिए, उपयोग करने के लिए आयुर्वेद में बताया गया है। पुराना जौ, पुराना गेहूँ, चावल, मूंग दाल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये कुछ ऐसे अनाज हैं जिनका उपयोग अगर आप इस मौसम में करते हैं तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। बताया गया है आयुर्वेद में कि इस मौसम में नहाने के लिए आपको गुनगुने पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, ठंडे पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हो सके तो इस गुनगुने पानी में आपको कुछ पत्तियां नीम की डाल देनी चाहिए। नीम जब आप डाल देंगे गुनगुने पानी में और उससे जब आप स्नान करते हैं तो आपकी जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये ठीक कर सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से ये भी बताया गया है कि चूँकि कफ बढ़ जाने से स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा होती है तो उसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। इस मौसम में बताया गया है कि आपको जो भी भोजन करना है वो सुपाच्य होना चाहिए, आसानी से पचने वाला होना चाहिए। आयुर्वेद में ये भी बताया गया है कि इस मौसम में आपको सुबह उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि इससे जो बढ़ा हुआ कफ है वो कंट्रोल में रहता है, शरीर में कफ नहीं बढ़ता है, शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहती है। इस मौसम में उपटन लगाने का भी बड़ा महत्व होता है। आयुर्वेद में बताया गया है कि जौ के आटे या चने के आटे का आप उपटन बना सकते हैं जिसमें थोड़ी हल्दी मिली हुई हो, जिसमें थोड़ा सा सरसों का तेल मिला हुआ हो और इसे अप्लाई करने के बाद जब हल्के हाथों से रगड़ते हुए आप इसे उतारते हैं तो न केवल ये आपके शरीर में बढ़े हुए कफ को कम करता है बल्कि बढ़े हुए मोटापे को भी कम करता है, शरीर की त्वचा की रंगत को बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है। अब हम जान लेते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे इस मौसम में आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। तो मधुर, अम्ल और लवण, इन तीनों रसों से आपको परहेज़ करने की ज़रूरत है। मधुर यानी कि स्वीट, अम्ल यानी कि एसिडिक और लवण यानी कि सॉल्टी। तो वैसे खाद्य पदार्थों से बचें जिनमें ये तीनों रस मौजूद होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इन तीनों रसों से परहेज़ करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में उड़द की दाल बहुत ज़्यादा गुरु होती है यानी कि हेवी टू डाइजेस्ट होती है, तो इसको भी अवॉइड करें इस मौसम में। नया अनाज नहीं खाएं क्योंकि शरीर में वो भी कफ को बढ़ाता है, हेवी टू डाइजेस्ट होता है। दही से परहेज़ करने को कहा गया है, छाछ से नहीं। छाछ आप पी सकते हैं, छाछ में अजवाइन, कड़ी पत्ता, हींग, ये सारी चीज़ें डालकर आप बनाएं और उसको लें। इससे आपके डाइजेशन को बहुत मदद मिलती है, खाना जो है बहुत अच्छी तरीके से पचता है। इसके साथ साथ फर्मेंटेड भोजन यानी कि खमीर उठाकर बनाए जाने वाले भोज्य पदार्थों से परहेज़ कीजिए। ठंडे पेय यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स आपको नहीं पीने चाहिए। बर्फ़ के गोले, आइसक्रीम, खोए की बनी चीज़ें, मैदे की बनी चीज़ें, चॉकलेट आपको नहीं खाना चाहिए। चावल अगर खाना चाहते हैं तो आप दिन में खाएं, रात में चावल खाने से कफ बढ़ता है।
पानी इस मौसम में आपको कैसा पीना चाहिए वो भी आयुर्वेद में बताया गया है। नहाने के पानी के बारे में हमने बात कर ली है, अब पीने के पानी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो पानी को इस मौसम में आपको गुनगुना पीना चाहिए। हो सके तो आप पानी उबाल कर स्टोर करके रख सकते हैं और उस पानी को आप दिन भर पीने के लिए इस्तेमाल करें। आयुर्वेद में बताया गया है कि पीने के पानी में अगर थोड़ा सा नागरमोथा और सौंठ डालकर इस मौसम में आप उबाल लेते हैं और उसको छानकर अगर आप पीते हैं और ऐसा अगर आप 15 दिन भी करते हैं तो शरीर में बढ़ा हुआ कफ जो है वो शांत हो जाता है। कफ से रिलेटेड कोई भी परेशानी इस मौसम में आपको नहीं होती है इस पानी को पीने से। तो बहुत अच्छा नुस्खा है, ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। सोने के बारे में भी आयुर्वेद में बताया गया है। कहा गया है कि दिन में आपको सोना इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। दिन में सोने से शरीर में कफ जो है वो बढ़ता है। बसंत का ये जो संत है जो साल में एक बार आता है, आपको ये सिखाता है कि आपको संयम कैसे रखना है। बसंत संतुलन का मौसम है, तो आप भी संतुलित रहें। खाने पीने में संयम रखकर, सुपाच्य भोजन कर जागने सोने में संयम रखें। दिन में न सोकर सुबह जल्दी जागकर शरीर को संतुलित रखें। व्यायाम कर मन को संतुलित रखें। बगीचे में, उपवन में, फूलों की बगिया में घूमकर, मेडिटेट करके। ऐसा मैं नहीं, आयुर्वेद कहता है, और आयुर्वेद की बात अगर आप सुनते हैं तो आप निरोगी ज़रूर रहेंगे। आज के इस वीडियो में हमने बात की है आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतुचर्या पर। आपके शरीर का ये जो वसंत है, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो की मदद से बरकरार रहेगा। आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे इन नियमों का पालन करके। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट।